दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। जैसा आप सभी जानते हैं, यूपीएमआरसी लेकर के हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम आपको 2 जनवरी को है। तो 2020 में सर्वे से यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे, देखो मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ, किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होता है एलएमआरसी यूपीएमआरसी के अंदर आपके। तो यहाँ पे चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि आपका प्लेन टेबल सर्वे से है। इसको हम प्लेन टेबल सर्वे का नाम तो दे रहे हैं, पर ये जो है एक प्रकार से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। करना क्या होता है इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर 1 सेंटीमीटर अगर आपका 100 मीटर के बराबर है, कितना है, 100 मीटर के बराबर है 1 सेंटीमीटर, आपको बताना है कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो अगर आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर होता है, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना के हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 इंटू कितना हो जाएगा, 100, मतलब कि 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम ऐसे 200 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 10 4 जीरो, ये 2 जीरो, एक जिस दो के बाद आपका जो है जो 4 जीरो आ रहा होगा वही आपका हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, 1 सेंटीमीटर बराबर दे ही रखा है, 100 मीटर के बराबर होता है। तो आपको करना क्या था कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर निकालना था। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा कर दो, आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था टेकोमीटर से क्वेश्चन है। तो देखो, टेकोमीटर में पूछा है कि स्टेडिया हेयर। आप सभी को बता दूं कि जितने भी आपके थ्योलाइट होते हैं, वो नॉर्मल जो थ्योलाइट होते हैं वो आपके, जैसे कि एक होता है ट्रांजिट, एक होता नॉन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब क्या होता है कि उसको अगर 180 डिग्री पे पूरा घुमा दें वर्टिकल प्लेन के अंदर तो होता है ट्रांजिट, एक होता है नॉन ट्रांजिट। तो जो आपका ये थ्योलाइट टेकोमीटर नाम जो दिया गया है, ये आपका भी है ना, ये आपका नॉर्मली जो आपका ये होता है, क्या कहते हैं कि यही आपका होता है। मतलब जो आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल तरीके से आपका जो ट्रांजिट थ्योलाइट होता है, वही आपका होता है। पर इसमें दिक्कत क्या होता है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपको देखा हो, एक ये होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम के ऊपर जो है 3 प्रकार की, एक होती है वर्टिकल ऐसे एयर, और एक ऐसे, दो ऐसे लगी होती हैं, ठीक है। तो जो स्टेडिया नाम हम लोग दे रहे हैं कि स्टेडिया, तो इसी वाले को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडिया कहते हैं। ये निचली वाली स्टेडिया हो गई। तो ये स्टेडिया बीच में, एक बीच में से ऐसे क्रॉस हेयर लगा होता है। तो जब भी हम लोग क्या है कहते हैं अपनी दूरबीन से रीडिंग लेते हैं, डायफ्राम के ऊपर ही हम लोग उसको कॉन्साइड करते हैं कि डायफ्राम के ऊपर ये रीडिंग लेते हैं। यहाँ मान लो 2.350 समथिंग आ गया, यहाँ पे लो तो 1.250 समथिंग आ गया। तो आपने देखा स्टाफ इंटरसेप्ट होता है, जो कि ये रेडिंग अंतर होता है स्टाफ इंटरसेप्ट। क्योंकि इंटरवल, आप जो स्टाफ इंटरसेप्ट निकालते हैं कि ऊपरी वाली रीडिंग जो आती है, नीचे वाली रीडिंग आती है, दोनों रीडिंग का अंतर होता है। तो ये जो कुछ नहीं होता, स्टडी हर आपके डायफ्राम के ऊपर ही आपका प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टेकोमीटर कुछ नहीं होता, ये आपका थ्योलाइट ही होता है। बस क्या होता है कि इसके अंदर जो दूरबीन लगी होती है, इसके अंदर जो डायफ्राम होता है, उस डायफ्राम के ऊपर जो इस प्रकार के क्रॉस हेयर बना दिए जाते हैं। एक क्रॉस हेयर तो ये तो होता ही नॉर्मल में, पर दो और आपको जोड़ दिए जाते हैं ऊपर नीचे। तो इन्हें हम लोग स्टेडिया कहते हैं। स्टेडिया में इनकी बीच की दूरी एक फिक्स डिस्टेंस होती है। इनके बीच की दूरी में ना ज़्यादा ना कोई कम, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो आपका है प्लेन सर्वेइंग का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको नॉर्मली समझना होता है कि प्लेन सर्वे हम लोग कब करते हैं। जैसे कि प्लेन सर्वेइंग जो आपका होता है, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड। सही बात है, प्लेन सर्वेइंग में हम लोग इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ नेग्लेक्टेड को नहीं लेते हैं। तो पहली बात तो आपका सही है। क्वेश्चन नॉट ट्रू बताना, जो इसमें से गलत नॉट ट्रू, क्वेश्चन सही से पढ़ लो। विच आर फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू, जो कि गलत नहीं है, सत्य नहीं है। अबाउट प्लेन सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग को लेकर के कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है। पहला कथन है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड एज्यूमिंग द अर्थ सरफेस टू बी प्लेन। तो ये पहला कथन तो सही है। पहला कथन क्या है, तो सही है, क्योंकि भैया इफेक्ट ऑफ कर्वेचर कहाँ लिया जाता, नहीं लिया जाता प्लेन सर्वेइंग में। दूसरा कह रहा है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ टेकन इनटू अकाउंट लिया जाता है। तो यही आपकी ये बात आपकी जो है नॉट ट्रू है, ये बात। और दूसरी बात कह रहा है जनरली सुटेबल फॉर एरिया मोर देन, नहीं भैया 500 कहाँ होता है। आपने कभी कभी देखा होगा 195 पॉइंट किलोमीटर स्क्वायर या बहुत ज़्यादा हो जाता है तो 260 किलोमीटर स्क्वायर तक का एरिया कहीं कहीं ऑप्शन में ये अगर मिल जाए तो ये लगा, यहीं ये लगा देते हैं। तो इन दोनों को 2 और 3 होगा, तो 2 और 3 कहाँ पे है, 2 और 3 आर नॉट ट्रू, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगला है आपका क्वेश्चन कंपास सर्विंग का क्वेश्चन आपका। इसमें बताना है कि आपको जो रेड्यूस बेरिंग क्या दे रखा है, आपको रेड्यूस बेरिंग आपको दे रखा है।
जब भी आपको रिड्यूस बेयरिंग से होल सर्किल बेयरिंग में लाना हो तो पहले देखो कि रिड्यूस बेयरिंग किससे किससे के बीच में है, तो तुरंत एक कोऑर्डिनेट बनाओ, यहाँ लिखो नॉर्थ, यहाँ लिखो साउथ, यहाँ लिखो ईस्ट, यहाँ लिखो वेस्ट। अब देखो कि कहाँ से है, एन से डब्लू, तो यहाँ पे आएगा एन से डब्लू, इस वाले एंगल में बनेगा, कितना डिग्री है 23 डिग्री 20 मिनट, तो 23 डिग्री 20 मिनट यहाँ कहीं आएगा ये आपका। अब हमको क्या निकालना होता है, होल सर्किल बेयरिंग। होल सर्किल बेयरिंग हमेशा क्लॉक के डायरेक्शन में नॉर्थ से इधर मेजर किया जाता है। तो मैंने जो ये आपको नीला वाला दिखाया, आपको हमको यही एंगल हमको बताना है। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल एंगल होता है कितने का होता है, 360 का होता है। अगर 360 में से ये वाला एंगल निकाल दिया जाए तो ये एंगल नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो निकालो 360 डिग्री 0 मिनट में से 23 डिग्री 20 मिनट को घटा दो। तो भैया जब घटाओगे तो इससे 20 में से इससे उधार लेगा, 60 से यहाँ हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9, तो 9 से 3 गए 6, 5 से 2 गए 3, 336 डिग्री 40 मिनट आएगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो यहाँ पे दो। अब आप यहाँ पे जल्दबाजी में गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 336 डिग्री 40 मिनट ये भी तो है, यहाँ पे एन के साथ है, तो हमको होल सर्किल में बताना है, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, एन वाला कभी नहीं लेंगे। जो ये वाला होता है होल सर्किल बेयरिंग, इसको लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि इस तरीके से जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, देखना कहीं भी नोट्स में, कहीं पे तो अब कहीं अपने बुक में, तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि जो है अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में है तो आप आसानी से कर लो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन है डिक्लिनेशन का कंसेप्ट है, आप सभी को पता होगा। एक फार्मूला बता देता हूँ कि जो आपका ट्रू बेयरिंग होता है वो क्या होता है। आपको पता है कि मैग्नेटिक बेयरिंग होता है, प्लस माइनस के डिक्लिनेशन होता है, ये आपको पता है। अगर यही आपका डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ आता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू में आता है, अगर वेस्ट में आता है तो क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू में आता है। अब क्वेश्चन पढ़ो, इतना अगर आपने समझ लिया, आप देख लेना, ध्यान रखना, ईस्ट में क्या आता है पॉजिटिव, वेस्ट में क्या आता है नेगेटिव आता है। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रू बेयरिंग स्टेशन ए, मतलब कोई एक स्टेशन ए है, इस स्टेशन ए पे जो ट्रू बेयरिंग है, ट्रू बेयरिंग आपकी कितनी है, वो 210 डिग्री है। ठीक, फिर कह रहा है मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी है, यहाँ पे मैग्नेटिक बेयरिंग आपकी जो है वो आपको स्टेशन ए है, और जो है स्टेशन ए पे जो कि कहीं एम से इसको मेजर किया जा रहा है, मतलब कोई आपका एम है, यहाँ से इस पे जो है रीडिंग ली जा रही है, और ट्रू बेयरिंग यहाँ कितनी आ गई, 210 डिग्री आ गई, और मैग्नेटिक बेयरिंग कितनी आ गई, 238 डिग्री आ गई। तो अब बताओ, ट्रू बेयरिंग 210 डिग्री है, मैग्नेटिक बेयरिंग 238 डिग्री है, तो क्या आप यहाँ पे डिक्लिनेशन नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल लोगे, निकालो। ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस के डिक्लिनेशन, ये तो होता है। अब ट्रू बेयरिंग कितना रखोगे, 210 डिग्री बराबर 238 डिग्री प्लस माइनस डिक्लिनेशन, इधर आएगा 210 में से, इधर आएगा 210 में से आपका 238 घट जाएगा, तो डिक्लिनेशन कितना आ जाएगा, 10 10 20 28 डिग्री का ना, हाँ 28 डिग्री आएगा, तो माइनस का आ गया, तो मतलब कि माइनस का डिक्लिनेशन आ गया माइनस का। इसके मतलब क्या हो गया कि आपका किस तरफ है, ये वेस्ट वार्ड है, माइनस का 28 डिग्री वेस्ट वार्ड आपका ये क्या है, डिक्लिनेशन है। ठीक है, इतना आ गया। अब क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी जो है क्वेश्चन आपका पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी आपको करना है। अब इतना आपने कर लिया, इतना क्वेश्चन कह रहा था कि आपकी जो ट्रू बेयरिंग स्टेशन ए पे आपने देख लिया, मैग्नेटिक बेयरिंग देख लिया, उसके हिसाब से आपने यहाँ तक कर लिया। आगे पढ़ो, आगे कह रहा है द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ अनदर लाइन एम एन वाज 126 डिग्री, व्हाट इज द ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन एम एन। मतलब कि जैसे कि हमने समझाया आपको यहाँ पे कि जो स्टेशन एम था, जो स्टेशन ए था आपका, यहाँ एम से कोई बिंदु से मेजर किया गया था, तो इसकी ट्रू बेयरिंग इतनी आ गई थी, और मैग्नेटिक बेयरिंग आपकी इतनी आ गई थी। उस हिसाब से हमने जो है डिक्लिनेशन को निकाल लिया कि स्टेशन एम से अगर कोई भी मेजरमेंट किया जाएगा, इस स्टेशन से अगर कोई भी मेजरमेंट किया जाएगा, यहाँ से अगर कोई भी मेजरमेंट किया जाएगा, तो उसमें जो भी डिक्लिनेशन आएगा वो आपका -28 डिग्री का आएगा। तो इन्होंने कहा कि अगर हम इसी एम से एक दूसरी लाइन एम एन का निकालते हैं, तो उसका जो मैग्नेटिक बेयरिंग आता है वो आपका जो है 126 डिग्री आता है। कितना आता है, इसी एम से एक दूसरा लाइन एन इन्होंने लिया, इस एम एन का इसका निकाला, और इस एम एन का निकाला, और इसका जो मैग्नेटिक बेयरिंग आई वो कितनी आ गई आपकी, 126 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 126 डिग्री आ गई। तो अगर इस एम एन की बेयरिंग इनकी 126 डिग्री आ गई, तो कह रहे हैं कि इसकी ट्रू बेयरिंग कितनी होगी। तो अब क्या बताओगे आप ट्रू बेयरिंग, तो आपको लगा देना है कि ट्रू बेयरिंग प्लस माइनस के मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस के डिक्लिनेशन, और मैग्नेटिक बेयरिंग आपको पता है 126 डिग्री है, डिक्लिनेशन निगेटिव में है, तो -28 घटा दो, 16 में से 8 गई 8 आंसर 2 गई 9, 98 डिग्री आंसर हो जाएगा। मतलब ट्रू बेयरिंग कितनी आएगी, 98। ऑप्शन में देखो 98 डिग्री आ रहा होगा, देखो ये बिल्कुल आ रहा है आपका। कुछ नहीं करना था, मतलब कुछ नहीं करना है, एक जगह के डिक्लिनेशन को दूसरी जगह चिपकाना है। इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, एक जगह का जो डिक्लिनेशन है उसको दूसरी जगह ले जाकर क्या करना है, चिपका देना है। मतलब कि सबसे पहले जो आपका था
कि यहाँ से डिक्लिनेशन को निकालना था, और उसी पॉइंट से जब डिक्लिनेशन, जब भाई अगर स्टेशन है, जैसे होता नहीं लोकल अट्रैक्शन में कि अगर यहाँ पे 1 डिग्री का अट्रैक्शन अगर आ रहा है करेक्शन, तो दोनों में हम लोग करते हैं आगे पीछे। तो ऐसे यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ यहाँ से मेजर की जा रही है और यहाँ पे डिक्लिनेशन हो रहा है इतने डिग्री का, तो आगे भी वही मूव करेगा। तो हमने उसको कर दिया, क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अब ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक आपका कोई मेटेलिक टेप है, मतलब आपका कोई एक टेप है आपका, ठीक है, और उस टेप की लंबाई कितनी आपकी है, 20 मीटर है। और फिर उसकी आपको ये भी पता है कि उसकी जो इनकरेक्ट लेंथ है कितनी है, 20.2 मीटर है। अब कह रहे हैं कि हमको पहले से पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये जो है करेक्ट डिस्टेंस 50 मीटर है, लेकिन अब हमको पता है, लेकिन कह रहे हैं कि अब इस इनकरेक्ट वाली चेन से लेके जाओ, तब नापो 50 मीटर में से कितना पाओगे। तो आप क्वेश्चन पढ़ लो पहले, कंसेप्ट तो यही है, मतलब क्वेश्चन तो यही है, लेकिन पढ़ लो एक बार। एक मेटेलिक टेप ओरिजिनली 20 मीटर इज नाउ फाउंड टू बी 20.2 मीटर लॉन्ग। मतलब कि पहले तो मेटेलिक टेप आपकी 20 मीटर की थी, लेकिन अब जो उसको नापा गया तो 20.2 मीटर पाई गई। कह रहा है कि 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर टू बी मार्क 50 मीटर अपार्ट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो 50 मीटर की नापी गई है, इसे नहीं नापी गई है, पहले से आपको जो ग्राउंड पे जो है बताई गई है। व्हाट मेजरमेंट मस्ट बी मेड यूजिंग दिस टेप। अब कह रहे हैं कि इस टेप को लेकर जाके जाओगे तो कितनी मेजरमेंट आएगी। तो एक मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। एक होता है, ध्यान रखना, चाहे चेन हो चाहे चेप हो, तो याद रखना कि बढ़ी चेन कम नापती, क्या नापती, बढ़ी चेन कम नापती, याद रखना। और घटी नापे ज़्यादा, घटी नापे ज़्यादा। तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किए बिना आप 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं, अगर आपको ये पता रहेगा। बढ़ी चेन कम नापती, घटी नापे ज़्यादा। अब यहाँ बताओ टेप की लंबाई क्या है, 20.2, तो बढ़ी है ना, तो ये जो है 50 मीटर से कम ही नापेगा। अगर जो नापेगा ये 50 मीटर से क्या होगा, कम नापेगा। अब इतना याद कर लो कैसे होता है, ये कंसेप्ट मैं बाद में बता सकता हूँ यूपीएमआरसी के बाद, लेकिन अभी याद रखना कि बढ़ी चेन कम नापती, घटी नापे ज़्यादा। अगर ये लंबाई 20.2 है तो ये टेप की लंबाई बढ़ी हुई है, तो अब इससे कहोगे अगर नापने के लिए तो 50 से कम ही नापेगा, 50 से कम नापेगा। तो 50 से कम अगर नापेगा तो इसका जो आंसर होगा 50 से कम वाला होगा, तो 50 वाला या 50 से अधिक वाला वैल्यू हटा दो, तो ये तो आंसर ये नहीं होगा या तो ये नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हारे पास फिर दुविधा है, यहाँ पे दो वैल्यू 50 से कम है, तो अब इसके लिए आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर एक वैल्यू होती हम लगा के आगे बढ़ जाते। उसके लिए फार्मूला क्या होता है, करेक्ट इंटू करेक्ट, इनकरेक्ट इंटू इनकरेक्ट। तो करेक्ट तो हमारी लंबाई 20 मीटर टेप की है, और हमको करेक्ट डिस्टेंस पता है कि 50 मीटर, तो वो पहले से हमको पता है, तो कोई करेक्ट हो जाएगी। L1 क्या है कि 20.2 है आपकी, और गुणे आपका D1 है, ठीक है। अब देखो, अब 20 गुणे 5 करो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, कितना, हाँ 1000 ही होगा ना, 5 नहीं 10, 1000 हो जाएगा। और यहाँ से 20.2 नीचे चला जाएगा, दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो यहाँ ऊपर बढ़ा दो, दशमलव जब हटेगा तो आपका जो है 1 जीरो जो है आपको ऊपर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 202 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको काटो, 2 जीरो, 2 2 पंचे 10, तो कितना हो गया, ये 5000 हो गया। अब तुम 101 को भाग करो 5 से, 5000 में भाग करोगे तो क्या 5 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 5000 5 हो जाएगा, 4 ही बार जाएगा। तो आएगा तो वैल्यू कम ही ना, 400 आ गया, 404 आ गया। 10 कितना आ गया यहाँ पे, 404 आ गया। 10 में से 4 गए 6, और यहाँ बचा 9, और यहाँ कुछ नहीं, हाँ 0। अब यहाँ कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 एकन्नम 9, 9 शून्यम शून्य, 9 एकन्नम 9, 10 में से 9 गई 1 आ गया। सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान होता है यार, एग्जाम में छोड़ के मत आना ऐसे क्वेश्चनों को। अब दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो 5 बार जाएगा, 505। अब देखो 49.5 पॉइंट जो आ रहा है वही लगा दो, 49.5 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 49.2, तो ये तो नहीं होगा, 49.5 वाला होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा इस कंसेप्ट को। बस थोड़ा इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि ये थोड़ा काम आ सकता है आपके एग्जाम में। कभी कभी होता है, मान लो अभी यही आंसर कुछ और होता ना, आराम से लगा के आगे बढ़ जाते। बड़ी चेन कम नापती, घटी नापे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, कंपास सर्वे के लिए हमें कौन सा एडमिसिबल नहीं है भैया। तो कंपास सर्वे जो होता है यहाँ पे कभी, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक निडल लगी होती है, वो जैसे ही अगर कोई इसके पास आयरन का कोई पदार्थ है, जैसे हम लोग कहते हैं भैया, जब हम लोग सर्वे करते थे अपने स्कूल में कॉलेज में, तो कहते थे भैया चाबी ना हो तुम्हारे पास, रूम की चाबी अलग रख दो, क्योंकि उसे अटैक्स कर जाती थी। कहीं खंभे वाले के पास मत करो, लोकल नहीं तो लोकल अट्रैक्शन आ जाएगा। तो वह ऐसे प्लेस में नहीं किया जाता जहाँ पे आपका मैग्नेटिक रॉक हो या आयरन और हो। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है समटाइम्स व्हाइल सर्वे स्मॉल एरिया, मतलब कहने मतलब क्वेश्चन का कह रहा है कि जब कभी हम लोग स्मॉल एरिया पे करते हैं, मतलब छोटे मोटे कार्यों के लिए करते हैं, आपने ध्यान से अगर आपने किया होगा लेबलिंग अपने इस कॉलेज में, तो आपको ध्यान होगा कि कहते हैं भैया जो पुलिया है, पुलिया का रेफरेंस ले लो, कहते हैं पुलिया का बेंचमार्क मान लो 90 मान लो, 90 मार्क आप अपना आगे काम बढ़ा देते थे। तो ऐसे जब होता है कि ऐसे रेफरेंस ले लेते हैं किसी का, तो आर्बिट्रेरी मेरिडियन होता है, मतलब आर्बिट्रेरी मेरिडियन जो होता है, ऐसे नॉर्मली सैम्पल कार्यों ले लेते हैं। कभी कभी हम लोग कहीं कोई आपका टेम्पल वगैरह है उसका ले लेते हैं आसपास की, हाँ इसका लेवल इतने पे है, तो इस हिसाब से अपना काम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये आपका ट्रू में आपका होता है आर्बिट्री मेरिडियन। अगला क्वेश्चन आपका था, हाँ रेसिप्रोकल लेबलिंग का क्वेश्चन था आपका। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा छोटा सा फार्मूला है, पर बड़ा सा भारी भरकम सवाल देख करके हम लोग इसको सॉल्व हटा देते हैं। देखो ये कहता है कि लेबलिंग हमको करना है इस रिवर के आर पार, इस रिवर के आर पार हमको यहाँ पे जो है आपने बताना है कि इसका डिफरेंस क्या होगा। ये आपका जो है एक बी बिंदु है, एक आपका ए बिंदु है। तो क्या करना होगा भैया, कैसे करेंगे, तो हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पे एक अपना रखते हैं लेबल, और यहाँ पे एक लेवल स्टाफ खड़ा करते हैं, ए बिंदु पे लेवल स्टाफ और बी बिंदु लेवल स्टाफ खड़ा करते हैं। खड़ा करने के बाद एक रीडिंग जो है हम लोग जो है इसकी एक रीडिंग इसकी ए से लेते हैं यहाँ पे, और एक रीडिंग यहाँ है इस पार बी पे लेते हैं। रीडिंग तो ले ही सकते हैं, नदी के आर पार जा तो नहीं सकते, लेकिन रीडिंग तो हम लोग रेंजिंग तो कर सकते हैं, चेनिंग नहीं कर सकते, जिससे हम लोग क्वेश्चन ऑब्स्टेकल वाला आता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि ए पे जब इन्होंने रीडिंग ली, तो ए वाली जब रीडिंग ली इन्होंने, तो यहाँ पे जो है ए पे जब इन्होंने रीडिंग ली तो कितनी रीडिंग आई एक बार देखो। ए पे रीडिंग जब इन्होंने ली तो पहली जो रीडिंग आई 2.107, और बी पे जो रीडिंग इनकी आई वो आई 3.335। तो इसको नोट कर लो वहाँ पे। तो जब इन्होंने अपने पेग मतलब पहले वाले स्टेशन पे पेग 1 पे जब ये खड़े थे और यहाँ से इन्होंने रीडिंग ली, तो रीडिंग कितनी आई थी 2.107 आई, और ये आई 3.335 आ गई। आगे देखो फिर अब क्या होगा कि अब उसको उठा करके अब लेवल को ला करके यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रखने के बाद जो है क्या करेंगे, जब यहाँ भैया ये रखेंगे ना, तो यहाँ एक रीडिंग लेंगे बी पे और एक रीडिंग ए पे लेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने ए रीडिंग को लिया था, तो इनकी जो ए रीडिंग आई है वो आई है कितनी 1.934, ये देख लीजिए 1.934, और एक आई है 3.076। तो 1.934 तो अब जब यहाँ दो वाले पॉइंट पे गए और यहाँ से इन्होंने रीडिंग ली, तो रीडिंग आई कितनी 1.934 रीडिंग आई, और कितनी आई 3.076, कितनी आ गई 3.076। अब ये रीडिंग आ गई। अब कहता है कि एक और दो के बीच डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो फार्मूला होता है कि एच ए मतलब एच बी माइनस एच ए एक ब्रैकेट में प्लस के एच बी डैश माइनस के एच ए डैश डिवाइड बाई के 2। ये हो जाता है आपका ट्रू डिफरेंस। कैसे निकालोगे देखो, अब एच बी कौन सी डिस्टेंस है, एच बी आपका जो है ये जो पहली एच बी आई है ये एच बी आपकी एच बी है, और दूसरी वाले पे एच बी डैश आई है, ठीक। और ये जो पहला वाला रीडिंग आई है वो एच ए है, और दूसरा वाला जो है एच ए डैश है, ठीक। तो एच बी मतलब 3.335, क्या करोगे 3.335 में से आप जो है घटा दोगे कितना 2.107, 2.107 को घटा दोगे, ठीक, प्लस लगा दोगे। उसके बाद क्या करोगे, 3.076 में से माइनस का 1.934 आप घटा दोगे, बटे 2 कर दोगे। अब इसको बाद घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, घटाओगे ना, तो इसको घटा के आप सॉल्व कर लोगे भैया, तो आ जाएगा आपका कितना, वो आ जाता है 1.185 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है रेसिप्रोकल लेबलिंग वाले क्वेश्चन को जाता है। आपको इतना नहीं याद करना है, बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है, इतनी चीज़ें, कि अगर जैसे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस फार्मूले को यूज करोगे और अपने आंसर को ले आओगे। बाकी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक। जो मैंने ग्राफ ये सब बनाया है बस ये समझाने के लिए होता है कि ऐसे ऐसे तरीके से आपका जो है ये आपका रेसिप्रोकल लेबलिंग आपका होता है। तो इस क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका UPMRC में आया था। फिर कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर क्या होगा। तो अब आपको बता दूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर कहेगा तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ कि राइज और फॉल मेथड में क्या होता है। देखो भैया, ये क्वेश्चन जो कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो आपका ये स्टाफ होता है, आप देखते हो ये स्टाफ होता है,
इस स्टाफ पे जो रीडिंग होती है ना, यहाँ से होती है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और फिर ऐसे मतलब होता है। और जब भी आप लोग यहाँ पे रीडिंग पढ़ते हो, मतलब यहाँ रख करके जो रीडिंग पढ़ते हो, तो ये आपके नीचे से आती है, ऐसी रीडिंग आती है ना, ऐसी रीडिंग आती है यहाँ से। तो जैसे मान लो कि अ, कि यहाँ पे मान लो आपका जो है एक ऐसे है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे मतलब ये, मतलब कि ये जो है दो प्लेस है, ठीक। तो अब आप अगर एक स्टाफ को यहाँ रख दोगे, एक स्टाफ को यहाँ रख दोगे, और आपसे कहा जाएगा कि यहाँ पे आप जो है अपना थियोडोलाइट या लेवल स्टेशन लेकर के खड़े हो जाओ, और यहाँ से जो है तुम जो है रीडिंग को मेजर करो। और यहाँ पे आपकी क्या है, 0 है, यहाँ आपका 1 है, यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका 0 है, यहाँ पे 0 है आपका, यहाँ 1 है, यहाँ आपका 2 है। तो जब भैया आप बताओ, जब यहाँ पे आप रीडिंग लोगे इस वाले पिंड पे, तो यहाँ पे इसी लेवल पे आपका 0 आ गया, 0 आ गया। और जब यहाँ वाले पे आप रीडिंग लोगे, तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, इस वाले 0 आएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ से हम लोग ऐसे रीडिंग लेते हैं ना, ऐसे रीडिंग लेते हैं, यहाँ पे बगल रख करके ऐसे ऐसे रीडिंग लेते हैं ऐसे, तो अब ऐसे रीडिंग लोगे तो एक वैल्यू देखो 2 आ रही है, एक वैल्यू 0 आ रही है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही वैल्यू अगर ग्रेटर आती है, अगर मान लो कोई वैल्यू ग्रेटर आ रही है, तो उसके मतलब क्या होता है कि वो लेवल स्टाफ या जहाँ पे रखा हुआ है वो ज़मीन या धरातल उतना ही नीचे स्थित है। मतलब जो वैल्यू ज़्यादा आएगी, या ध्यान रखना कि जो जिस स्टाफ पे रीडिंग ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब कि जिस स्टाफ स्टाफ को जिस पॉइंट पे रखा गया है वो धरातल से नीचे है। क्योंकि देखो, जो आपकी पृथ्वी होती है ना, जैसे आपकी सरफेस ऐसे कर्वेचर होती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे तो होती नहीं प्लेन। क्योंकि जब हम लोग लेवल करते हैं तो लेवल में हमारी जो सरफेस निकल के आती है वो ऐसे 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 ऐसे। तो कभी हमने स्टाफ को यहाँ रख दिया, कभी हमने स्टाफ को यहाँ रखा, कभी हमने स्टाफ यहाँ रखा, कभी हमने स्टाफ यहाँ रखा, कभी हमने स्टाफ यहाँ रखा। स्टाफ की कंडीशन तो ऐसे रहेगी। पर अगर आप रीडिंग जब लोगे, तो आप रीडिंग कहाँ से लेते हो, रीडिंग जो है आप अपना जो है बगल में ऐसे जो है यहीं पे खड़ा कर देते हो इसको। तो जब पहली रीडिंग आप यहाँ पे लेते हो, स्टाफ को यहाँ से लेते हो, तो मान लो ये वैल्यू आती है 2.375, और फिर स्टाफ को ले जाकर जब यहाँ रखते हो स्टाफ को, तो ये रीडिंग आप लेते हो, तो वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी 3.500, क्योंकि ये इतना गहरा है, और गहरा होने की वजह से इतनी वाली गहराई उसकी और नीचे घुस गई, और लंबाई यहाँ पे जो मेजर करते हो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी स्टाफ पे रीडिंग ज़्यादा आए, जब कभी भी स्टाफ पे रीडिंग ज़्यादा आए, तो वो समझ लीजिए वो वाला पॉइंट और नीचे स्थित है। क्या है, और नीचे स्थित है, मतलब कि वहाँ पे क्या हुआ है, फॉल हुआ है। और जब कभी अब यही स्टाफ को उठाकर तुमने यहाँ रख दिया, अब यहीं अपने स्टाफ यहीं इसी सिचुएशन से तुम रीडिंग जब पढ़ोगे, तो यही वैल्यू देखो कम आएगी, 1.275 आएगी। तो जब कभी भी स्टाफ पे रीडिंग कम आए, तो समझ लेना वहाँ पे क्या हो गया, इतने से राइज हो गया। क्या हो गया, राइज हो गया है। तब अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे राइज और फॉल, हम लोग यही तो चेक करते हैं कि जिस स्टाफ पे रीडिंग ज़्यादा आई होती है और उसके अपेक्षा कम आई होती है, तो वो वाला पॉइंट उससे नीचे ही स्थित होता है, ना कि ऊपर स्थित होता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन लोगों को बहुत होता है, ये इसका कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि राइज और फॉल के लिए सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लो चाहे, व्हिच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिटरमाइनिंग रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड। अगर हमको रिड्यूस लेवल निकालना है, तो कौन सा राइज है फॉल मेथड के लिए, कौन सा बात सत्य है। पहली लाइन लिखिए, इफ़ स्टाफ रीडिंग इज ग्रेटर, अगर स्टाफ रीडिंग पर ग्रेटर आ रही है देन डेटा प्रीसीडिंग पॉइंट, मतलब एक पीछे वाला पॉइंट है, एक आगे वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की अपेक्षा में यहाँ वाले पॉइंट पर, यही कह रहा है, इस वाले पॉइंट की अपेक्षा में इस वाले पॉइंट पर अगर रीडिंग ज़्यादा आ रही है, तो देन देयर इज फॉल, क्या वहाँ पे फॉल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको यही समझाया पीछे कंसेप्ट में कि अगर रीडिंग ज़्यादा आती है, 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 तो इसका मतलब वो वाला लेवल कहाँ है, नीचे स्थित है, तो मतलब फॉल हुआ है। एंड इफ़ स्मॉलर, अगर रीडिंग कम आती है, अगर रीडिंग कम आती है, तो वहाँ पे क्या हुआ है, राइज हुआ है। तो आपको वहाँ पे क्या हो, राइज हुआ है। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। हम अगले स्टेटमेंट की बात की नहीं करेंगे, लेकिन कर लेते हैं यहाँ समझने के लिए। देखो, दूसरा स्टेटमेंट में जो है थोड़ा यहाँ पे त्रुटि है, क्योंकि इनमें कुछ डिफरेंस नहीं दिया। इन्होंने कहा कि इफ़ रीडिंग ऑफ ए प्रीसीडिंग पॉइंट इज ग्रेटर, एक रीडिंग प्रीसीडिंग पॉइंट का रीडिंग जो है ग्रेटर है देन देयर इज फॉल। तो अगर यहाँ कुछ डिफरेंस देते हैं कि यहाँ आगे से पीछे से, तो हम इसको डाल, लेकिन यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाता है। फिर दिए हैं कि इफ़ स्टाफ रीडिंग इज ग्रेटर, अगर स्टाफ रीडिंग ज़्यादा आ रही है देन डेटा प्रीसीडिंग पॉइंट देन देयर इज राइज। कहने का मतलब क्या है, ऐसे आपका एक सरफेस है, ऐसे सरफेस है, यहाँ आपने देखो, यहाँ पे अपनी रीडिंग कह रहा है कि प्रीसीडिंग पॉइंट ये है, अगर यहाँ पे ये है, इफ़ प्रीसीडिंग
कह रहा है इफ़ स्टाफ रेटिंग इज ग्रेटर, अगर स्टाफ रेटिंग ज़्यादा आ रही है तो ज़्यादा इस सिचुएशन में आएगी, इस सिचुएशन ज़्यादा इस वाले सिचुएशन में आएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो इस वाले सिचुएशन में आएगी, तो इतना यहाँ फॉल हो रहा है ना, तो राइज कहाँ से होगा, राइज कहाँ से होगा भैया, जब ज़्यादा वाली वैल्यू आती है तो यहाँ पे फॉल होता है। ये देखो फॉल, इस वाले लेवल से यहाँ फॉल हो रहा है। अगर ये कहता है कि वैल्यू कम आ रही है तो इसको देखो यहाँ राइज हो रहा है, इतना राइज हो रहा है। तो ये सब समझना है, पहला यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, बस हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है कि द डिफरेंस इन लेंथ बिटवीन द आर्क एंड द सबटेंडेंट कार्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज टेकन 500 mm। अब ये कह रहे हैं कि अब ये क्वेश्चन का महत्व, ये मतलब क्वेश्चन का सार क्या है कि कह रहे हैं कि 500 mm का डिफरेंस आ रहा है कब, कि आर्क में और सबटेंडेड कार्ड में और आपके अर्थ सरफेस में, आर्क में और सबटेंडेड कार्ड में। तो वो कितने डिस्टेंस में आएगा, कितने डिस्टेंस में 500 mm का डिफरेंस आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 18.2 किलोमीटर की अगर जब लंबाई होती है तो 15 mm का डिफरेंस आता है, यही तो है। मतलब कि 15 mm का डिफरेंस आपका जो निकल के आता है वो 18.2 किलोमीटर की लंबाई में आता है। अगर हम निकालें कि 1 mm का डिफरेंस जो है, 1 mm का डिफरेंस कितने किलोमीटर में आएगा, तो 18.2 डिवाइड बाई 15। पर हमको निकालना है कि 500 mm का डिफरेंस कितने में आएगा, 500 mm का डिफरेंस कितने में आएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 18.2 डिवाइड बाई 15 गुणे 500। तो 5 नहीं 15, 5 का नम 5, तो कितना हो जाएगा 18,200, एक दशमलव लगा दोगे 3, तो 3 छंग 18, 0 और 3 छंग 18, मतलब 600 के अबव आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन ये थोड़ा उल्टा पूछा है। अभी तक क्या होता था, एग्जाम में बनता था कि 15 में 12 किलोमीटर की डिस्टेंस में कितना अंतर आएगा। आप पूछ लिया कि अगर इनने आर्क में और सबटेंडेड कार्ड में, मतलब कि एक प्लेन में और उसमें आर्क अगर लेकर करोगे, अगर उसमें 500 mm का डिफरेंस आ रहा है तो कितने किलोमीटर वो होगा कि इतने डिफरेंस आएगा। तो उल्टा हो गया क्वेश्चन बस। तो ऐसे क्वेश्चन भैया यूपीएससी आपका पूछता है। तो ए सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर ऑन द मैप हैविंग हायर वैल्यू इनसाइड। तो आप सभी को पता है, अगर हिल अगर होगा तो हिल में क्या होता है, वैल्यू अंदर की ओर बढ़ती जाती है ना, ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है, हायर वैल्यू जो होती है आउटसाइड बढ़ती है, मतलब 0, 10, 15, 12। तो ये आपका डिप्रेशन होता है, राइट आंसर होगा। तो ये देखो कुछ इस तरीके से आपके सर्वे के क्वेश्चन थे। हमने यहाँ पे सर्वे के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश की है। आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास भैया लाइक शेयर जरूर करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो यूपीएमआरसी के जो भी आपके सॉइल के सर्वे के क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी जो कि 6-7 बजे करीब आएगी, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉइल के क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।